हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू केस तो मैं करूँगी तुम पर, भाग 2। इसका भाग फर्स्ट हमने कल सुन लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब आगे 7 दिन की छुट्टी खत्म कर नीता और अमित बच्चों सहित घर लौट रहे थे। सच अमित, इस बार तो मज़ा आ गया। पहली बार हम इतनी दूर घर द्वार की चिंता किए बगैर घूमने गए थे। हसीन वादियों में दिल भी खुश हो गया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। ये देखो कितनी सुंदर तस्वीरें आई हैं हम सबकी। अब तो घर में आराम करने का इरादा है। नीता और अमित दोनों ही बातों में मस्त और व्यस्त थे। कब घर आया पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकते ही, चलो सामान उतारता हूँ, तुम बच्चों को लेकर आराम करने कमरे में पहुंचो। अरे अम्मी जी, घर में ये लड़कियां क्या कर रही हैं? आश्चर्य से नीता ने अपने पति से कहा। देखा तो 2 बालकनी में थी, 2 बगीचे में बैठी थी। तभी वहां से जाती एक लड़की को रोककर अमित ने पूछा, आप लोग कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रही हैं? यहाँ तो हमारे माँ बाबूजी रहते हैं, आप यहाँ किसकी इजाज़त से घूम रही हैं? भैया, ये घर तो राम प्रसाद जी का है, उन्होंने हमें किराए पर दिया है। हम लोग पास के ही कॉलेज में पढ़ती हैं। घर दूसरे शहर में है, ये घर कॉलेज के पास है, इसलिए यहाँ कमरा किराए पर लिया है। वैसे आप लोग कौन? पहले तो कभी नहीं देखा। कमरा किराए पर दिया है? बाली बात सुन अमित नीता दोनों के तो तोते उड़ गए। ये माँ बाबूजी ने क्या कर डाला? घर किराए पर देने के नाम पर बहू बेटा दोनों तिलमिला उठे। तमतमाते हुए अमित ने घर में प्रवेश किया तो देखा अम्मा बाबूजी टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। वाह बाबूजी, बेटे के जाते ही घर को हॉस्टल बना दिया। आखिर आपने ये सब किससे पूछकर किया है? और माँ, बाबूजी इस उम्र में सठिया गए हैं, मगर आपने भी उन्हें रोका नहीं, लड़कियों को कमरे किराए पर दे दिए। नीता भी गुस्से से चिल्लाई, मेरा कमरा इन लड़कियों को दे दिया, सारा सामान कहाँ है? बाबूजी, घर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मगर कोई ऐसी अपने बेटा बहू को अपमानित करता है। अब आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, यह घर आपके बेटे का है, आपने हमसे बिना पूछे डिसीजन कैसे ले लिया? तिलमिलाते हुए बोली। आराम से चाय का कप टेबल पर रखते हुए राम प्रसाद जी बोले, कौन सा घर? किसका घर? तुम लोग किस हक की बात कर रहे हो? और मुझे कुछ भी करना है उसके लिए तुम लोगों से पूछने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। और फिर तुम दोनों जो करना चाहते थे वह मैंने कर दिया, बस फ़र्क इतना है, इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम दोनों चलते बनो। बाबूजी के मुंह से ऐसी बात सुनते ही दोनों का मुंह खुला रहा। फिर भी नीता कहाँ पीछे रहने वाली थी? ये घर तो मेरे पति का है, आप किस हक से इसे किराए पर चढ़ा सकते हैं? बहू, शायद तुम भूल गई हो, ये घर तुम्हारी सास के नाम पर लिया गया था। पूछो अपने पति से, टैक्स बचाने के चक्कर में उसने महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी। पैसे बचाने थे, इसी उसी के चक्कर में बड़ी भूल कर दी, मगर इसकी भूल हमारे लिए अच्छी साबित हुई। मगर बाबूजी, आप भूल रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। हम कोर्ट कचहरी कर आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। आगे की सारी बात वकील साहब तुम्हें बताएंगे। इतने में वकील माधव प्रसाद और उनके गांव के खास दोस्त मनोहर जी वहां पहुंच गए। वकील साहब बोले, कानूनन इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि इस घर में लगा सारा पैसा राम प्रसाद जी की किसान की कमाई का लगा है, जिसके गवाह खुद मनोहर जी हैं, जिन्होंने खेत की ज़मीन खरीदी है। तो जो भी कुछ है सब राम प्रसाद जी का है, और उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती। करते रहो लाख कोर्ट केस। सारी बाजी हाथ से जाते हुए देख नीता ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला। माँ बाबूजी, आखिर गलती तो बच्चों से ही होती है, बड़ों का फर्ज है कि वो उनकी गलती पर उन्हें समझाएं, डांटें, मगर इस तरह हमें बेघर कर देना गलत है। कुछ नहीं तो आप अपने पोता पोती की सोचें, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे? हाँ बाबूजी,
ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है और उसके चलते आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, उन्हें सुलझाना चाहिए, ना कि दूसरों को बुलाकर घर में तमाशा करना चाहिए। उसका इशारा वकील साहब और दोस्त मनोहर जी पर था। आप समझिए बाबूजी, बाहर वाले लोग आकर सिर्फ हंसी ही उड़ाते हैं। घर वाले ही होते हैं जो एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। आज तक चुप रहने वाली बिमला जी बोल पड़ी। वाह बेटा, तेरी नसीहत सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। कम से कम तुझमें इतनी अक्ल है। आज जान गए कि बाहर वाले और घर वालों में क्या फ़र्क होता है। लेकिन अब तू मेरी नसीहत सुन। अपने बेटा बहू पर यकीन करके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। तुम लोगों पर इतना भरोसा किया, सब कुछ वार दिया। तुम्हारे बाबूजी से भी लड़ाई की, हर बार यही कहती रही, शांति बनाए रखो, घर का मामला है, सुलझ जाएगा। मगर तुमने तो हमें वृद्धाश्रम भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अमित और नीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब रामप्रसाद जी बोले, घबराओ मत बेटा, ये बात तो मैंने उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुम शिमला जाने के लिए निकल रहे थे। चाहता तो मैं उसी दिन तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देता, लेकिन तुम मुझे आश्चर्यचकित करते उससे पहले ही मैंने तुम्हें हैरान कर डाला। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लान तुम ही नहीं, मैं भी बना सकता हूँ। अब तुम ज़्यादा देर मत करो, तुम्हारा सामान स्टोर रूम में पड़ा है, फटाफट उठाओ और चलते बनो। मगर बाबूजी, मैं कहाँ जाऊँगा? इसकी चिंता तब करनी चाहिए थी जब तुम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने का सोच रहे थे। बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारे दादा दादी को निकाल देता, मगर मैंने भी ताम्र उनकी सेवा की। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो मान लेते हैं तुम्हें अलग रहना था तो साफ साफ बता दे, हम लोग अपना इंतज़ाम कहीं और करते। मगर इस तरह हमें घर से बेघर करने के तरीके तुम्हें नहीं आजमाने चाहिए थे। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। माँ, आप ही समझाइए ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि 1 महीने का किराया दे सकूं। जो था सब खर्च कर दिया। ये सब पहले सोचना चाहिए था। जो भी खर्च पिछले 1 साल से कर रहे थे वो बाबूजी की मेहनत के थे। बहू, केस तो मैं करूँगी तुम पर। वकील साहब, फटाफट केस बनाइए। बेटा बहू द्वारा घर से निकाल देने की साजिश और हमारे पैसों से पार्टियां गहने खरीदे गए, छुट्टियां मनाई गई, सारा पैसा वसूल करना है। कीजिए बहू बेटा पर मानहानि का दावा, माँ बिमला जी ने कठोर शब्दों में कहा। अब तो नीता के मुंह में कोई शब्द ना बचे। हर बात पर कोर्ट कचहरी की धमकी देती थी। आज सास के मुंह से वही सब सुनकर उसे एहसास हुआ कितनी गलती करती थी। पैसे और अय्याशी के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि बूढ़े सास ससुर को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। पैसों के लिए गांव से लाई और शहर लाकर नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया। इतनी फिर भी मन ना भरा तो दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना डाली। हमेशा जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन जीने की कोशिश में लगी रही, मगर भूल गई जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। तब हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से बोली, माँ, बाबूजी, आपने जो किया सोचा अच्छा किया, हम इसी लायक हैं। मुझे तो अमित ने कई बार रोका भी, मगर मैं नहीं मानी। मेरी वजह से आज एक बेटे पर से माँ बाप का भरोसा उड़ गया है। सोचती हूँ अगर कल को यही सब मेरे साथ हुआ तो, मगर अब मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश करूँगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे रुपया पैसा चाहिए, बल्कि इसलिए कि देवता समान माता पिता का दिल दुखाने का प्रायश्चित मुझे करना है। रामप्रसाद जी और बिमला जी दोनों दोबारा जाल साजिशों की बातों में नहीं आना चाहते थे। जब एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर भी अंदर से पिघल रहे थे, मगर बाहर से सख्त बने रहे, क्योंकि अब उनमें धोखा सहने की हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं थी। दोनों चुपचाप घर से चले गए। घर के पास ही मकान किराए में लिया ताकि माँ बाबूजी का ख्याल रख सकें। कभी सामान लेने के बहाने तो कभी माँ बाबूजी को देखने के बहाने दोनों घर के चक्कर काटा करते थे। अब नीता पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी सास के लिए उनकी पसंद की सब्जियां बनाकर लाती तो कभी बाबूजी के लिए मिठाई लेकर आती।
अमित भी बहाने से बात करने की कोशिश करता, मगर अब वह सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देते। हाँ, बच्चों के साथ खूब हंसते बोलते। ऐसे ही इशारों इशारों में माँ बाबूजी के दिल का हाल मिल जाता। घर में कमाई का जरिया अमित की तनख्वाह ही थी। खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए नीता ने अपनी फिजूल खर्ची बंद कर दी और एक टिफ़िन सेंटर शुरू कर दिया, जिसके दो मकसद थे। पहला तो कमाई और दूसरा माँ बाबूजी के घर पर निगरानी। उसे अच्छे से पता था वह लोग कभी आगे से बुलाएंगे नहीं, मगर नीता और अमित जानते थे अब बाबूजी की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। उन्हें अस्थमा था और अब फेफड़े भी साथ नहीं देते थे। उनका ध्यान रखना ज़रूरी हो गया था, हार्ट के कारण या यूं कहें उनकी गलती के कारण। अब वह बेटा बहू पर विश्वास नहीं करते थे, मगर अब बेटा बहू ने भी विश्वास जीतने की ठान ली थी। एक दिन नीता लड़कियों को डब्बा पहुंचाने घर पहुंची तो देखा बाबूजी हाल में बेहोश पड़े थे। पीछे बिमला जी मंदिर से पहुंची। उन्हें ऐसी हालत में देखकर रोना पीटना चालू कर देती है। माँ जी चुप हो जाइए, इस तरह रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलिए बाबूजी को उठाकर पलंग पर लेटा देते हैं। खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया तो बिमला जी तमतमा गई। दूर हो जा मेरी नज़रों से, आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ससुर की ये हालत है। ना तुम हमको ऐसे धोखा देती, ना हम ऐसे गुट गुट के जी रहे होते। अच्छे भले गांव में सादा जीवन जी रहे थे। ना जाने क्या सूझी जो तुम लोगों के छल कपट में फंस गए और अपना सब कुछ बेचकर यहाँ शहर आ गए। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ? तुमको क्या लगता है ये सब जो हुआ उससे हमें कुछ सुख मिला? पहले जो सास बिमला जी अपनी बहू पर जान छिड़कती थी, आज वही उसे कोसे जा रही थी, जिसे सुन नीता को बहुत आत्मगिलानी हो रही थी। कहीं ना कहीं वो ही इस सब घटनाओं का मुख्य कारण थी। माँ जी मैं आपकी हर एक बात मानूंगी, आप कहेंगी तो कभी मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मगर अभी बाबूजी को डॉक्टरी जांच की बहुत ज़रूरत है। शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए पहले हम उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। मगर बिमला जी तो जैसे पति की हालत देख पगला गई थी। उन पर नीता की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। नीता ने तुरंत एम्बुलेंस और अमित को फ़ोन किया। अमित को आने में देर लगी, मगर तब तक एम्बुलेंस आई। उसने फटाफट बाबूजी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर से बात करना, इलाज, दवा के लिए अस्पताल में भागा दौड़ी, सब कुछ करती रही। तभी अमित टूर से लौटकर आया। ये सब क्या हो गया? नीता कुछ बोलती उससे पहले ही बिमला जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सब तेरी और तेरी बीबी की वजह से हुआ है। हमारा सब कुछ तो लूट लिया तुम लोगों ने, अब हमारी जान भी लोगे? छोड़ क्यों नहीं देते हमारा पीछा? क्यों घर में बार बार आते हो, अपनी शक्ल दिखाते हो? जो तुम्हारा धोखा और फरेब याद आता है कहीं? अभी भी तुम लोगों की कोई गंदी चाल तो नहीं? नीता बहू कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त घर में तुम अकेली थी। बताओ बाबूजी से कुछ कहा तो नहीं तुमने, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? ज़रूर रुपया पैसा मांगा होगा और उन्होंने इनकार कर दिया होगा। बोलो यही हुआ है ना? बाबरी सी अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अम्मा जी ये अस्पताल, यहाँ ज़ोर ज़ोर से बातें ना कीजिए। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना ही है तो बाहर चले जाइए। तब बिमला जी बोली, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निकालना है तो इन धोखेबाज को निकालो। चलो यहाँ से निकल जाओ, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ जी आप क्या कह रही हैं? आपकी बहू ही तो समय पर अपने ससुर को अस्पताल ना पहुँचाया होता तो राम प्रसाद जी का बचना मुश्किल था। माता जी आपके घर में जो भी विवाद हो, कम से कम अभी तो शांति बनाए रखें। गुस्से से डॉक्टर बोलकर चला गया। उसकी बात जानकर बिमला जी थोड़ा शांत हो गई, मगर उनके दिल और दिमाग में उठते सवाल ज्वालामुखी की तरह फूट रहे थे। उनकी शक की सुई नीता पर ही अटकी थी। हो ना हो बहू ने ही कुछ किया है। बिमला जी की बात सुन नीता बहुत आहत हुई। अमित का हाथ पकड़कर बोली, सुनिए जी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो वहाँ सिर्फ टिफ़िन देने गई थी, साथ में माँ बाबूजी की सेहत का हाल चाल लेने गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची बाबूजी तड़प रहे थे। मैं तो रसोई में पानी लेने गई, तब तक वह बेहोश हो गए। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की,
इतने में माँ जी आ गई और जोर जोर से चिल्लाकर ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कहीं सच में बाबूजी को कुछ हो गया तो माँ जी जिंदगी भर उसे माफ़ नहीं करेंगी। देखिए जी, पहले जो हमसे गलतियां हो गई हम सुधारने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। मान भी लिया कोई इतनी जल्दी माफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया था। लालच में अंधे होकर अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छुड़ाने का सोचा था। गलत था, मगर कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप ने भी ठीक किया, बहू बेटा को सबक सिखाया। मगर अब कब तक एक ही बात का इल्ज़ाम ढूंढना पड़ेगा, ये भी समझ नहीं आ रहा था। गलती अकेली नीता की नहीं, अमित की भी थी, कह सकते हैं बाबूजी की भी थी। लेकिन इन सबको मानेगा कौन? क्या स्वार्थी सिर्फ बहू बेटा थे, बाबूजी नहीं? तभी नर्स हाथ में एक फॉर्म पकड़ाते हुए बोली, इसे भरकर दीजिए। राम प्रसाद जी के दिल का ऑपरेशन होना है, 2 लाख अभी जमा कराना होगा, बाकी बचा पैसा ऑपरेशन के बाद दे दीजिएगा। पैसों के बारे में सुनते ही बिमला जी कपकपाने लगी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पैसा कहाँ और किधर है, अब इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी, बोल रोना शुरू कर देती है। तब नीता बोली, माँ जी शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तू चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अभी भी अस्पताल में क्या कर रही है, चल निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है हमें, बोलकर जोर जोर से रोने लगी। अमित और नीता समय की नज़ाकत को समझ पैसों की व्यवस्था करने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों ने अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए। राम प्रसाद जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो देखा उनके पास बिमला जी बैठी हुई थी। राम प्रसाद जी को जागा हुआ देख पहले तो वो बहुत प्रसन्न हुई, फिर बोली, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब यहीं हैं, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। बहू नीता को बुलाओ, खड़खड़ाती आवाज़ में राम प्रसाद जी बोले। क्यों उस मनहूस का नाम ले रहे हैं? पहले आप ठीक हो जाइए, घर चलिए, फिर जो सजा देना है उसे हम देते रहेंगे। इस बार हम साफ कह देंगे मोहल्ले से ही दूर चली जाए, ताकि दोबारा हमारे घर में ताकने झांकने कभी ना आए। गुस्से में तमतमाते हुए बिमला जी ने पिछली सारी बातें बोल दी। बेटा बहू को बुलाओ, तभी बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। पति की इच्छा मान बिमला जी ने बाहर आकर बहू बेटा दोनों को अंदर बुलाया। दोनों के अंदर आते ही राम प्रसाद जी बोले, बिमला बहू की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, मैं वहाँ अकेला चक्कर खाकर गिर पड़ा था, तभी बहू ने मुझे उठाने की कोशिश की, पानी पिलाया, कहती रही बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा। इतने में तुम आ गई और तुमने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इशारों में तुम्हें चुप रहने को कह रहा था, मगर तुम नहीं समझी और मैं बेहोश हो गया। मैंने अभी डॉक्टर से भी पूछा तो पता चला तुमने बहू के साथ क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी मेहनत का पैसा और गहना सब कुछ बेचकर मेरे इलाज पर खर्च कर दिए। ये इस बात का सबूत है कि बहू सच में अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी, ना कि हमारे घर आकर हमसे रुपया पैसा लूटना चाहती थी। अभी तक जो हुआ उसे भूलने में भलाई है। मैं चाहता हूँ बेटा बहू और बच्चे हमारे साथ आकर रहें, और अगर कोई परेशानी है तो मिलजुल कर कल हल करें। नीता बहू, तूने ये साबित कर दिया कि तुम सच में अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी, ना कि हमारे घर आकर हमसे रुपया पैसा लूटना चाहती थी। और अमित, मैं जानता हूँ तुम अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहता था, मगर हर बार मैंने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमेशा पैसों की तंगी तुझे बनी रही। लेकिन अब मैं तुझे तेरा सपना सच करने के लिए पैसा तो दूंगा ही, साथ में तेरी दुकानदारी में हाथ भी बटा लूंगा, ताकि ये बहू द्वारा दी गई जिंदगी में अच्छे से जी सकूं। राम प्रसाद जी की बात सुन बिमला जी बोली, नीता बहू मुझे माफ़ कर, मैं भी जाने क्या क्या इल्ज़ाम तुझ पर लगाती रही, मगर तू चुपचाप सब सह गई, क्यों कुछ नहीं बोला? सच बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, गलती तो मैंने की थी, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही थी। मेरे कर्म ही ऐसे थे तो मेरे साथ ये सब होना लाजमी था। जब हम कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं उसका दाग आसानी से छूटा नहीं पाते हैं। और फिर आप तो मेरी माँ समान हैं, आपके कहे का क्या बुरा मानना नहीं,
मैं भी अब अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगी। तेरे टिफ़िन सेंटर में मुझे भी नौकरी दे देना। आम का अचार, चटनी बनाना, सब्जियों की काट छाट का काम मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, आप अब बस करिए, मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। अगर बाबूजी ने मुझे एक और मौका दिया है तो मैं आपकी खूब सेवा करना चाहती हूँ। आप बस बैठे बैठे हुक्म कीजिए, मुस्कुराकर नीता बोली। अंत भला तो सब भला। इस तरह से एक परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखकर जीवन में एक सुखद मोड़ ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।